नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ मुल्क के लड़कों और लड़कियों से हिंदुस्तान को जदीद और तरक्की याफ्ता बनाने के अज़्म और मुल्क में तैयार होने वाले अशिया खरीदने की मुहिम में शामिल होने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे शोबों में हिंदुस्तान के अज़्म और इक़दामात का फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कौमी अतफ़ाल अवार्ड 2022 के फ़ातिह लड़कों और लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही अपने बलबूते पर एक इंसान बरदार मिशन खला में भेजेगा, जिसके लिए नौजवान ताकत पूरी तुंदही से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि आज हमें फ़ख्र महसूस होता है जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवान इख्तिराअत कर रहे हैं और मुल्क को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर बाद हिंदुस्तान दमखम पर पहली बार हिंदुस्तानियों को खला में भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का दारोमदार हमारे नौजवानों के कंधों पर है। जिन नौजवानों को इस मिशन के लिए मुंतखब किया गया वो इस वक्त सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें फ़ख्र महसूस होता है जब हम देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिनकी बात लोगों की ज़बान पर है वो हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं। ये उस मुल्क की नौजवान नस्ल है जो आज दुनिया पर राज कर रही है। आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानने को भी मिला। कला संस्कृति से लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेक विविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपको आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौर में हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से गरीब और अमीर के दरमियान फासला बढ़ गया है और इस दौरान जो भी कदम उठाए गए उनका फायदा सिर्फ मोदी हुकूमत के चंद पसंदीदा सरमायादारों को हासिल हुआ। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और इस अरसे में उनकी आमदनी में 53% कमी आई, जबकि अमीरों की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पूरा मुल्क कोविड के बहरान से दो चार हुआ, लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके को मोदी हुकूमत की इक्तिसादी वबा का भी शिकार होना पड़ा। अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को बढ़ाने का सेहरा मरकजी हुकूमत को जाता है। इसके साथ ही अखबार में शाये होने वाले आदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इंतहाई गरीब मुतवस्सित तबके और आला मुतवस्सित तबके की आमदनी में 20% कमी हुई, जबकि अमीर तरीन लोगों की आमदनी में 20% का इजाफा हुआ। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने अलायंस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इतवार के रोज बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर मुनक्किद वर्चुअल प्रोग्राम में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी के साथ अलायंस की वजह से शिवसेना के 25 साल बर्बाद हुए हैं। उद्धव ने बीजेपी पर इख्तिदार के लिए हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी भी इख्तिदार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कमजोर पड़ गई है क्योंकि अकाली दल और शिवसेना जैसी पुरानी पार्टियां पहले ही इससे अलग हो चुकी हैं। उद्धव ने कहा कि हमने बीजेपी को उनके कौमी सतह पर स्ट्रांग होने, ताकतवर होने को पूरा करने के लिए पूरे
पूरा साथ दिया था। हमें उम्मीद थी कि जब बीजेपी मरकज में होगी तो शिवसेना महाराष्ट्र में क़यादत करेगी, लेकिन हमें धोखा दिया गया और हमें घर में ही खत्म करने की कोशिश की गई, इसीलिए हमें अलायंस तोड़ना पड़ा। ये बात उद्धव जी ने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले, बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ चला गया था अच्छे मकसद से, वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है उनका यही हाल हुआ है। बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते, तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री, तो हिंदू पाकिस्तान होता है, हिंदू मुसलमान होता है, सत्ता के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जब काम हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है राजनीति में, तो उनको दूर किया जाता है। ये उनकी नीति है। बात महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार काबिल एतराज रिमार्क किया है। इसको लेकर पीर के रोज मुंबई, पुणे, औरंगाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज भी हुआ। इतवार के रोज इगतपुरी में नाना पटोले ने कहा था कि जिनकी बीवी भाग जाती है लोग उन्हें मोदी कहते हैं। नाना इससे पहले भी ऐसे ही बयानात देने के लिए काफी तनाज़े का शिकार हुए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी को उन्होंने इससे पहले मारने की बात की। उनके इस बयान के बाद कई शहरों में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। इतवार के रोज महाराष्ट्र कांग्रेस सदर से पीएम को धमकी देने से मुताल्लिक रिमार्क्स पर रिपोर्टर्स ने सवाल किया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि गुंडे को गुंडे ही दिखेंगे। हम जानते हैं कि उनका यानी मोदी का राज क्या है। लोग बीजेपी पर हंस रहे हैं, जिनकी बीवी भाग जाती है लोग उन्हें मोदी कहते हैं। बीजेपी बेरोजगारी, गरीबी, किसानों पर सवालों का जवाब नहीं दे रही है, क्या वो इसके लिए चुने गए? इस रिमार्क को लेकर जो तनाजा हुआ उसको लेकर नाना पटोले ने आज वजाहत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे गैर जरूरी तौर पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। गाँव गुंडा था, उसने कहा कि उसकी औरत आ गई, इसलिए उसको गाँव वाले मोदी थे। आप लोगों ने के माध्यम से उसका गाँव वालों का भी इंटरव्यू लिया है। अब बीजेपी इस तरह की ओछी राजकारण करके महाराष्ट्र की प्रतिमा खराब करने का पाप कर रही है। हमारे पुतले जला रहे हैं, उसमें तो मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं उसका। लेकिन जब बीजेपी को जनता जलाएगी तब इनको पता चलेगा कि उसका क्या असर होता है। जनता के मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से ओछी राजकारण जो बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है, उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। आज बेरोजगार के प्रश्न को लेकर बीजेपी बात नहीं करेगी। जो लोग जिसके बारे में इन लोगों को बहुत ही ये अहम है,
जो बेटी बचाओ और बेटी बात का क्या बोला है वो उनको याद नहीं होगा, तो वो भी उनका स्टेटमेंट उनके लाडले प्रधानमंत्री का उन्हें पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के लोग जो है अपने देश की महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में जो सोच है, कांग्रेस का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनका नारा अपने तो देश ने और दुनिया ने सुन लिया है कि इनकी मानसिकता क्या है, और इससे इन लोगों के बारे में हमें बात नहीं करना है। हमें जो वादा करके ये लोग देश की सत्ता में गए, उस वादे का क्या हुआ, यही उन्हें लोगों को जवाब देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहते तो ये ओछी राजकारण कर महाराष्ट्र को बदनाम करने का ये पाप कर रहे हैं, इसके परिणाम बीजेपी को भुगतने। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाया। सीएम बघेल ने बीजेपी पर यूपी में मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत मजबूत है। बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करती है। उसने उत्तर प्रदेश में ऐसा किया और अब भी कर रही है। आप एक धर्म से दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, कल एक जाति से दूसरी जाति करेंगे, फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले करेंगे, एक शहर से दूसरे। कितना बांटेंगे आप देश को अपने स्वार्थ के लिए? देश हम सबका है। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग पहले कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, और उसके बाद कहते हैं कि भाई ये अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पड़ोसी जितने देशों से मिला दो। तो भेज क्यों रहे हो? आखिर इस जहर से किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा? नुकसान आम जनता होगा। पड़ोसी आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। अब जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते आप। लेकिन आप जहर बोएंगे तो लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। नफरत के आग में केवल घर जलते हैं, घर बर्बाद होते हैं। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, सूर का है, गांधी का है, और इसमें प्रेम भाईचारा ही का संदेश हजारों साल से दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते हैं, आपके विचार बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यवहार आपके बहुत क्षुद्र संकुचित है, और ये समाज के लिए, देश के लिए बेहद घातक है। समाजवादी पार्टी ने पीर के रोज 159 उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को टिकट नहीं दिया गया। वो ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने पुराने कायद मनोज पांड्या को मैदान में उतारा है। एसपी ने 159 नामों की लिस्ट में एमवाई यानी मुस्लिम यादवों के कॉम्बिनेशन को बिठाने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने 31 मुस्लिमों और 12 यादव कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। पार्टी का फोकस इस बार ओबीसी पर सबसे ज्यादा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 159 में से 64 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। एसपी ने 159 में 7 खवातीन को भी टिकट दिया है। वहीं एसपी कैटेगरी में 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा 8 वैश्य, 7 ठाकुर और 9 ब्राह्मण उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने लखनऊ में पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि एक तरफ जहां पूरा मुल्क उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन डे मना रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने एक मीटिंग में बयान दिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है। यह शर्मनाक है। पात्रा दरअसल अखिलेश के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें समाजवादी पार्टी सरबराह ने कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि जिन्ना से जो प्रेम करे वो पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश
योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है? स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने क्यों? सब गुंडे बदमाश है तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब असेंबली इंतखाबात को लेकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। एक मौका केजरीवाल को कैंपेन शुरू करने ये किया गया। केजरीवाल दिल्ली में होने वाले विकास यानी तरक्की के कामों की वीडियो लोगों से बनवाएंगे। ये वीडियो लोग पंजाब में अपने जानकार लोगों को भेजेंगे। बदले में सबसे ज्यादा वीडियो भेजने वाले 50 लोगों के साथ केजरीवाल डिनर करेंगे। मेरी एक अपील आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर से भी है, आपको सोशल मीडिया पे ऐसे जितने भी वीडियो दिखे वीडियो मिले, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर और वायरल करें। जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी, ऐसे 50 दिल्ली वासियों को मैं चुनाव के बाद बुलाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा। आपकी वीडियो के मुझे इंतजार रहेंगे। मैंने आज तक बेहद ईमानदारी से काम किया है, इसलिए मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप हैं। आपकी आवाज में बहुत ताकत है। यदि आप अपना कुछ समय देंगे तो बाकी राज्यों के लोग सुनेंगे भी और बात बहुत दूर तक जाएगी। जय हिंद। पंजाब में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींडसा की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींडसा की पार्टी 15 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। पीर के रोज दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींडसा भी मौजूद थे। आज हम सब लोग यहाँ पर पंजाब के चुनाव के दृष्टि से जो एनडीए अलायंस हमारा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींडसा, हम सब लोग मिलकर के पंजाब के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये एनडीए का अलायंस जो हम तीनों लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कि विजनरी और डायनामिक लीडरशिप में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश एक तरीके से लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। उसको डिरेल करने का कुत्सित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती हैं और उस डिरेलमेंट पे पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो, वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, यह देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। इसलिए यह चुनाव और पंजाब स्टेट हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद आज 3 लाख करोड़ के डेट में खड़ा है और उसी के साथ साथ जो
यह डेवलपमेंट इंडेक्स पर खड़ा था, धीरे धीरे खिसकते हुए ये नीचे की ओर आया है। और इसीलिए इस स्टेट को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सफल बनाना और ठीक दृष्टि से आगे ले जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी होती है। और एनडीए अलायंस का यह उद्देश्य रहेगा टू ब्रिंग बैक पंजाब ऑन ट्रैक, और उसको फिर से गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट किया जाए। और इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि माफिया राज ने, एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है। आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर के केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। वहां के टेक्सटाइल पार्क इलाके में मौजूद फैक्ट्री में पीर के रोज जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। आग की लपटें काफी तेजी से फैली। जानकारी के मुताबिक आग में करोड़ रुपए की जायदाद खाक हो गई है। हादसे में किसी भी शख्स के मरने की कोई जानकारी नहीं है। मौके पर फायर टेंडर्स की 5 गाड़ियां भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 6000 एनजीओज को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग के लाइसेंसेस से जुड़े मामले पर सुनवाई की। मरकजी हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग के लिए जरूरी लाइसेंस को सस्पेंड करने से, रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। इसके खिलाफ अमेरिका में वाक़ई एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने पिटीशन दायर की है। पिटीशन में कहा गया है कि लाइसेंस रद्द होने की वजह से कोरोना में मदद की कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं। पिटीशन में कहा गया कि मुल्क इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में इन 6000 एनजीओ ने अब तक लाखों लोगों की मदद की है। अब इनके लाइसेंस रद्द करने से राहत के कामों में काफी अड़चने आएंगी। वबा से निपटने में गैर सरकारी तंजीमों के रोल को मरकजी हुकूमत, नीति आयोग और यहां तक कि वजीर आजम के दफ्तर ने भी कबूल किया है। महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गॉडसे पर बनी फिल्म वाई आई किल्ड गांधी को लेकर तनाजा बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी को खत लिखकर इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि गॉडसे एहतराम के लायक नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने इस फिल्म की मुखालिफत की बात कही थी। क्रिकेट में एक बार फिर स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान और विकेटकीपर बैट्समैन ब्रैंडन टेलर ने यह सनसनीखेज खुलासा किया। टेलर ने कहा कि हिंदुस्तानी बुकी और बिजनेसमैन ने उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की थी। टेलर ने यह भी बताया कि उस बुकी से मुलाकात के वक्त उन्होंने कोकेन ली और बाद में उन्हें इस वजह से ब्लैकमेल किया जाने लगा। टेलर को लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन पर कई साल का बैन लगा सकता है। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच के दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका स्क्रीन पर नजर आई। वामिका को लेकर उनके पेरेंट्स काफी प्रोटेक्टिव है और अब तक उनका चेहरा कैमरे से छुपाते रहे हैं। ऐसे में जब अनुष्का बेबी वामिका को गोद में लेकर स्टैंड्स में दिखाई दी तो सारे कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए। इस दौरान अनुष्का ने उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगा जैसे वो वामिका का चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं कर रही है। विराट ने भी 50 लगाने के बाद अनुष्का और वामिका को देखकर मजेदार डांस किया था। फिर क्या था, वामिका के फोटो वीडियो वायरल हो गए, लेकिन अब अनुष्का और विराट ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है वो समझ के परे है। दोनों ने मीडिया से अपील की है कि वो वामिका के फोटो वीडियो को सर्कुलेट ना करें। दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते थे कि उस वक्त कैमरा वामिका को कैप्चर करा था। विराट और अनुष्का दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि हमारी बेटी की तस्वीर कल स्टेडियम में क्लिक हो गई है और लोग इस फोटो को लगातार शेयर कर रहे हैं। हम सभी को बताना चाहते हैं कि जब ये तस्वीरें क्लिक की गई तो हमें मालूम नहीं था कि कैमरे की नजर हम पर है। बेटी की तस्वीर को लेकर हमारा रुख पहले जैसा ही है। अगर वामिका की तस्वीर नहीं खींची जाती या उन्हें कहीं नहीं छापा जाता है तो हम इसकी तारीफ करेंगे। इसके पीछे वजह पहले बताई जा चुकी है। शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश और सर्दी की लहर से लोग परेशान हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। 25 से 27 जनवरी तक इन रियासतों में सर्दी की लहर और बढ़ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी और 4 दिन तक जारी रह सकती है। दिल्ली में जनवरी की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतवार के रोज 8.8 सेंटीमीटर बारिश हुई जो 122 साल में सबसे ज्यादा है।
अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में मामूली गिरावट देखी गई है। दुनिया भर में 22,63,604 अफराद पिछले 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इसी दौरान 4,931 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद कोरोना से मुतासिरीन का मजमूई आंकड़ा 35,26,92,234 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 56,16,471 हो गई। नए मुतासरीन के मामले में हिंदुस्तान टॉपर है, वहीं फ्रांस 3 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका 1,97,000 नए केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और फ्रांस में नए मुतासरीन की तादाद में गिरावट देखी गई है। हालांकि इन्फेक्शन से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में हुई। यहां बीते दिन 574 मरीजों की जान चली गई। हिंदुस्तान में 439 और फ्रांस में 115 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 6,66,77,347 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से अकेले 2,66,00,000 केसेस अमेरिका में हैं। हिंदुस्तान में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,06,064 नए कोरोना मुतासरीन मिले। इस दौरान 2,43,000 लोग ठीक हुए, जबकि 439 लोगों की मौत हुई। हालांकि पिछले दिन के मुकाबले नए मुतासरीन में 27,469 की कमी आई, यानी 8.23% कम केसेस दर्ज किए गए। हफ्ते के रोज 3,33,533 नए मुतासरीन मिले थे। इस दौरान 2,59,000 लोग ठीक हुए थे, जबकि 525 लोगों की मौत हुई थी। उससे एक दिन पहले यानी जुमे के रोज 3,37,000 मुतासरीन मिले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। वहीं जुमेरात को 3,47,000 मुतासरीन मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल मुल्क में जुमला 22,43,000 एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस का यह आंकड़ा तीसरी लहर में पहली बार 22 लाख के पार पहुंचा है। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से शहर में 16 लोग मुतासिर हुए हैं। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं मुल्क भर में 530 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में भी इसके केसेस सामने आए हैं। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही तेजी से फैलता है। ऐसे में इसकी पहचान ना होने पर इसका इन्फेक्शन को रोक पाना बड़ी चुनौती है। तशवीश की बात यह है कि टेस्ट किट की पकड़ में भी ये वेरिएंट नहीं आ रहा है। इसकी वजह से स्टील्थ यानी छिपा हुआ वर्जन इसे कहा जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर से हर एक मुल्क में 100 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि इस वर्जन का पहला केस कहां मिला। बेल्जियम में पुलिस ने कोरोना वायरस के पेश नजर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तकरीबन 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। हुक्काम के मुताबिक बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में इतवार को तकरीबन 50,000 अफराद ने मुजाहरा किया। हुक्काम ने बताया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर कूड़ेदान, रुकावटें और दीगर प्रोजेक्टाइल फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 70 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया और 12 शरपसंदों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक एजेंसी ने इतवार की शाम अपनी रिपोर्ट में बेल्जियम के वजीर आजम अलेक्जेंडर डी क्रियो के हवाले से बताया कि हमारा माशरा कभी भी अंधे तशद्दुद को कबूल नहीं करेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने पीर के रोज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर हलफ लिया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा को हलफ दिलाया। इस मौके पर पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद जस्टिस उमर अता बुंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज भी मौजूद थे। जस्टिस आयशा इस ओहदे के लिए 21 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब हुई थी। जस्टिस आयशा का सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनात होना आसान नहीं था, क्योंकि मुल्क भर के वकीलों ने सीनियरिटी को बुनियाद बनाकर उनकी तैनाती की मुखालिफत की थी। जस्टिस सीनियरिटी में लाहौर हाई कोर्ट में चौथे मुकाम पर थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।